दीपक जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। दीपक जी का लंबा एक्सपोजर आपका रहा, आपने ये सारे मंत्रालय कवर किए। जो देश का संविधान है वो कहता है सबका ख्याल रखा जाएगा, चाहे छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी स्टेट हो, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन एक नया जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक झंडा एक निशान एक भाषा एक यूसीसी सब कुछ, ये जो खास करके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं ये सब मोरलेस ट्राइबल स्टेट्स हैं। ट्राइबल हैं, अपने अपने अपना कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं और उससे सबको बहुत जुड़ाव है। हमारा हालांकि देश के प्रेसिडेंट ट्राइबल हैं, लेकिन आपको कभी लगता है कि ये जो रिस्पेक्ट शायद इस इन स्टेट को मिलनी चाहिए थी, जो जो प्यार मिलना चाहिए था, वो स्थान, वो भी कहीं ना कहीं एज एन इंडियन मैं भी, हो सकता है मैं भी लैक करता हूं। जब यहाँ के लोगों को देखता हूं तो मैं बहुत से बच्चों से, अपने घर के बच्चों से पूछूं तो उनको 7 स्टेट के नाम नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम है वो 7 स्टेट कहाँ है। उनको नहीं मालूम है कि मणिपुर और मिजोरम अलग अलग स्टेट है। मैं थोड़ा इस पे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भी एक बात ऐसी है कि सरकार की गलती तो है, लेकिन एक एक ओवरऑल जो हो रहा है मणिपुर और कश्मीर में खास करके, और एक जरा इस बात पे भी, जो हम इतने दूर क्यों हैं, एक हमारे एक हिस्से से हम इतने जी, दूर क्यों। देखिए थोड़ा सा अगर मैं संशोधन करूं और अगर नहीं आप अन्यथा ना लें तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। इसे मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो राज्य है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, आपका कहना है कि इनको प्यार नहीं मिलता दिल्ली का। बहुत प्यार मिलता है और लबालब प्यार मिलता है, लेकिन वो जो प्यार मिलता है वो 5 साल में एक बार मिलता है, चुनाव के समय। और चुनाव के समय ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी ने जो दिल है वो मणिपुर को दे दिया है। आप मोदी जी को भी वहां देखेंगे, आप नड्डा साहब को भी वहां देखेंगे, अमित शाह भी कैंप कर रहे हैं, और उसकी बदौलत, उस प्यार की बदौलत मणिपुर ने भी उनको प्यार दिया। आज डबल इंजन की सरकार है वहां पर। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो जो एक अटेंशन होना चाहिए था मणिपुर पे, जिस तरह का फोकस होना चाहिए था मणिपुर पे, चाहे वो गृह मंत्री का होता, अमित शाह का होता या मोदी जी का होता, वो हमको बिल्कुल उसका एक आप कह सकते हैं एब्सेंशिया है। वहां पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सोचिए, जो रिंकू भाई बता रहे थे कि 64 दिनों से ये कन्फ्लिक्ट है, और मणिपुर की कन्फ्लिक्ट इसलिए अहम है, जो हिंदुस्तान के और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मणिपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर में इंसर्जेंसी बहुत दिनों से, वहां पर तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। कोई म्यांमार से स्मगलिंग करके ला रहा है, पहले चीन से स्मगलिंग करके लाते थे, तो ऑटोमेटिक वेपनरी है वहां पर। और सोचिए, जिस स्टेट में इंसर्जेंसी हो, जिस स्टेट में सशस्त्र संगठन हो, और वहां पर दंगे हो जाए, वहां पर दो कम्युनिटी भिड़ जाए, तो उसका हाल क्या होगा, अब आप सोचिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, अभी तक उनका एक शब्द उन्होंने नहीं बोला है। वो अमेरिका उन्होंने विजिट करी, अमेरिका में जो थिंक टैंक्स थे, खासकर जो सिक्योरिटी एरेना में थे, उन्होंने मणिपुर की बात करी। मणिपुर को लेकर आज अगर हम दुनिया भर के अखबार देखें, चाहे वो ब्रिटिश अखबार हो, गार्जियन हो, टेलीग्राफ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हर जगह मणिपुर की जो हिंसा है वो प्रमुखता के साथ सुर्खियों में छप रही है, दिल्ली में चर्चा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी वो नहीं बोले। गृह मंत्री कुछ दिन के लिए गए, फिर वापस लौट आए। मेरा एक और सवाल है जहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मोदी जी कहते हैं कि उनके पास सिक्योरिटी इश्यूज को लेके दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है उनके पास जेम्स बॉन्ड है। उनके पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसके पास सिक्योरिटी इश्यूज को लेके हर समस्या का समाधान है, जिसके 50 साल की नौकरी हो चुकी है। मैं अजीत डोभाल साहब की बात कर रहा हूँ, जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। अब ये जो जेम्स बॉन्ड है, ये कभी रशिया जा रहे हैं, पुतिन के पास जा रहे हैं, ये कभी फ्रांस जा रहे हैं, ये कभी यूएस जा रहे हैं। डोभाल साहब कितनी बार मणिपुर गए? मतलब जिस आदमी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो में, हालांकि वो केरल काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंसर्जेंट स्टेट्स को दिया हो, कश्मीर को दिया हो, नॉर्थ ईस्ट को दिया हो। डोभाल साहब भी मुझे नहीं दिखता कि वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। अमित शाह गए, फॉर्मेलिटी करके आ गए। कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। और जो सरकार सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करे और लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस ना करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर को हमने हाशिए पर रख दिया है, नॉर्थ ईस्ट को हमने हाशिए पर रख दिया है।
और वहां पर जो मालिक मुख्तार हमने बनाया, हेमंत बिस्व शर्मा के हवाले हमने नॉर्थ ईस्ट कर दिया। और हेमंत बिस्व शर्मा का जो मुझे एजेंडा लगता है, उनको कुकी से, मेती से, बाकी ट्राइबल से, उनकी डिमांड से, उनकी परेशानियों से, उनके इश्यूज से कोई मतलब नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा का मतलब है कि मोदी जी को थोक के भाव 2024 में यहां से कितनी सीटें वो दे सकते हैं। तो जो ठेका है मणिपुर के साथ या नॉर्थ ईस्ट के साथ, वो वोटों का है, सीटों का है, कि अगर हमारी सीटें कम पड़े तो हम कैसे असम से और ये जो 7 सिस्टर्स हैं यहां से कैसे थोक के भाव हम सीटें ला सकते हैं। तो जो राजनीति है वो सीटों की है, राजनीति जनता की नहीं है, राजनीति कानून व्यवस्था की नहीं हो रही, राजनीति इशू बेस्ड नहीं है। तो जब इस तरह के मुद्दे आप पीछे रख देंगे और 5 साल में एक बार आप प्यार करेंगे, तो फिर आपको अंजाम पता है, और अंजाम आप देख ही रहे हैं। 5 साल में एक बार जो प्यार होता है या एक रात का जो प्यार होता है, बड़ा खतरनाक होता है आनंद जी, और वही आज मणिपुर झेल रहा है। संदीप भाई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार दीपक जी एक छोटा रिएक्शन आपसे ले लूं। मीर साहब की आपने बातें सुनी, और ये मैंने बहुत से लोगों से बात करता हूं, बहुत कम लोग, मीर साहब उन चंद लोगों में हैं जो बोलने को तैयार हैं, नहीं तो बोलने को भी नहीं तैयार है इस समय। मतलब वहां दहशत है भाई। दीपक साहब, सिर्फ मुझे ये बताइए, और अभी 15-20 दिन पहले राजनाथ सिंह साहब का एक बयान आया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत में मिलने के लिए बेकरार हैं, और उनका कहना है कि वो अपने आप ही वो पाकिस्तान को तोड़ के वो बिल्कुल गले लग जाएंगे आके भारत के। लेकिन भारत का जो कश्मीर है अभी हमारे पास, जो हमारा कश्मीर है, जो मतलब जो कश्मीर है, वहां पे हम इलेक्शन कराएंगे नहीं, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले बेकरार यहाँ आने से, जरा इस कंट्रडिक्शन को एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं संदीप पांडे साहब के पास आऊंगा। एक बहुत छोटी टिप्पणी। आनंद भाई, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार हमेशा वो मुद्दे ढूंढती है, वहां उन सवालों पर फोकस करती है जिसको कहीं ना कहीं एक चुनाव में जनता के आगे, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है। जैसे अगर आप कॉमन सिविल कोड देखें, वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्शन स्टंट है। ऐसे ही पीओके एक इलेक्शन स्टंट है। छाती ठोक कर जो है वो अमित शाह बोलते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में, राज्यसभा में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम अक्साई चिन्ह भी लेंगे और पीओके भी देंगे और जान भी दे देंगे, और चीन हमारी सीमा पर खड़ा हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें इस सरकार को, आनंद भाई, समझना होगा कि ये जो सरकार है इसका फोकस 24/7 इलेक्शन पर। जैसे रिंकू साहब ने कहा कि 64 दिन से हिंसा हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है मणिपुर में, लेकिन अगर आप मोदी जी को देखें तो कभी आज वो जो है आंध्र प्रदेश में, कल जो है वो वोट मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ में थे, उसके बाद अब राजस्थान जाएंगे, उसके बाद वो कैबिनेट का रिशफल करेंगे, उसके बाद वो फ्रांस जाएंगे। फ्रांस जाने के बाद जो उन्होंने नया कुनबा एनडीए का तैयार किया उसकी मीटिंग है। अब 15 दिन मोदी जी क्या कर रहे हैं वो आप किसी भी रिपोर्टर से दिल्ली में पूछ लीजिए। लेकिन मणिपुर जो है वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं, जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी में नहीं। और जम्मू कश्मीर में मैं क्या बोलूं, सत्यपाल मलिक साहब अगर आए होते, काश अगर आए होते और आपने उनको न्योता दिया होता तो सब कुछ तार तार कर दिया होता। और सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से कश्मीर को अपने लफ्जों में बताया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो कश्मीर मुझे आज भी लगता है, या मणिपुर की जो हम बात कर रहे हैं, चाहे आप और भी स्टेट्स देख लीजिए, बॉर्डर स्टेट्स देख लीजिए, इवन पंजाब देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। ये जो सरकार है, 2 लोग चलाते हैं, वो एक इलेक्शन मशीन है, उनको बार बार इलेक्शन जीतना है और वहीं पर फोकस है। इसीलिए अमित शाह बजाय इम्फाल जाने के वो लखीसराय जाते हैं, मोदी जी इम्फाल जाने की जगह भोपाल जाते हैं, जेपी नड्डा कश्मीर की जगह या नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करने की जगह उनका फोकस आज की तारीख में 3 स्टेट्स में। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि इस सरकार का फोकस क्या है, इस सरकार का एजेंडा क्या है। एजेंडा ही डिफरेंट है। एजेंडा में कश्मीर, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कम से कम सरकार का अगर आप जो भी उनकी जो टॉप लीडर्स हैं, अगर आप उनका फोकस देखें तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाती है कि इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ने जीतने से ही मतलब है। पार्टियां तोड़ना, पार्टियों को अपने में शामिल करना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना और 24 घंटे इलेक्शन और इलेक्शन जीतने की रणनीति बनाना, प्रायोरिटी तो यही है। जी, मैं, हाँ दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी।
मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था, पांडे जी ने जो कहा, देखिए जो बात प्रोजेक्शन की है कि किस तरह से ये जो सरकार है चीजों को प्रोजेक्ट करती है, मैं एक लोकसभा का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा गया, भाजपा के सांसदों ने कहा और एक स्वर से कहा कि मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इस तरह की खबरें छपवाई गई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट है, जहां पर यूएस जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा, नाटो फोर्सेस कुछ नहीं कर पा रही, ये कहा गया कि साहब मोदी जी के पास इसकी सॉल्यूशन और मोदी जी उसमें लगे हुए हैं। तो कहां तो प्रोजेक्शन है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट को, उसका फॉर्मूला मोदी के पास है, और कहां मणिपुर जो कन्फ्लिक्ट अपने घर में हो रही है, अपने हाथे में हो रही है, अपने आंगन में हो रही, वो कन्फ्लिक्ट आप जो है उस पर मौन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही हाइपरबोलिक सरकार है ये उस पिक्चर के जय वीरू हैं जो डायलॉग तो बोलते हैं लेकिन वो गब्बर को घेर नहीं पाते, उनके पास एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ संवाद है। जी, मैं संदीप भाई, मैं खत्म करने से पहले दीपक जी एक चलते चलते एक जल्दी से एक प्रश्न। मैं कश्मीर गया था तो वहां के कई लोगों की एक शिकायत ये थी, उनका कहना था कि देखिए यहां की समस्याएं ये हैं कि आपकी वजह से हमें मार पड़ती है। तो मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों कह रहे हैं। तो उनका कहना था आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं आप लोग, तो ये जो हिंदू मुस्लिम है वो यहां पे हम लोग को मारते इसलिए कि वोट उनको उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ये उन्होंने संजीदगी से कहा था, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक नहीं, ये सीरियस उसमें उन्होंने कहा था साहब ये हम लोगों का साफ साफ है, और ये उनकी समझ में आ गया है कि हिंदू मुस्लिम के उसमें कश्मीर से अच्छा विपिंग बॉय इन लोगों को मिलता नहीं है। मैं इस पे भी एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी लेके खत्म करूंगा, समय हो रहा है। क्या ये भी एक एंगल है कश्मीर समस्या न सॉल्व हो पाने का? देखिए अगर आप देखें, अगर मणिपुर और कश्मीर दोनों को जोड़ के मैं समअप कर रहा हूं कि जो आपने आज टॉपिक लिया कश्मीर और मणिपुर का, दोनों जगह ही डबल इंजन की सरकार है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त मनोज सिन्हा जी, वो तो बहुत ही करीब सखा है मोदी जी के, और अगर आप मणिपुर की सरकार देखेंगे तो वो भी डबल इंजन की सरकार है। तो दो एक टोटल फेलियर, अटल फेलियर जो कहेंगे, वो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वक्त मुझे लगता है मोदी जी की है। दोनों ही सरकारें उनकी मानूंगा मैं। अगर मणिपुर में मान लीजिए आज सरकार कांग्रेस की होती तो या तो वो बर्खास्त कर दी होती या ब्लेम गेम किया जाता, या अगर आप मान लीजिए कश्मीर में चुनाव हो गए होते और मुफ्ती की सरकार होती या उमर साहब की सरकार होती तो सोचिए कश्मीर का क्या हाल होता। लेकिन अगेन इस सारे सवालों का एक ही जवाब है कि जो प्रधानमंत्री, उनका फोकस क्या है। क्या उनका फोकस देश में जहां जहां इश्यूज हैं, जहां जहां कन्फ्लिक्ट हैं, जो पॉलिटिकल समस्याएं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, या उनका फोकस सिर्फ चुनाव में कि इस कुर्सी को बचाने के लिए हमें किस कीमत में अगले चुनाव को जीतना, और उसकी कीमत कहाँ चुका रहे हैं? कहीं महाराष्ट्र में चुका रहे हैं, मैंने सुना है कि अब बिहार में एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मुझे आज किसी ने सुबह फोन करके बताया कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने करी। तो जब आपका फोकस इलेक्शन पर है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए है, तब इस तरह की समस्याएं, जो कश्मीर जैसे कन्फ्लिक्ट्स हैं, मणिपुर जैसे इश्यूज हैं, और भी बहुत से इश्यूज हैं। आप अगर आप इस पूरे टॉकाथन में आप, मुझे लगता है बेरोजगारी के इशू पे भी बात करेंगे, बाकी इश्यूज पे भी बात करेंगे। इश्यूज बैक बर्नर पर है, फोकस इलेक्शन है, और ये सरकार आप ये मान लीजिए 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। जी